दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिंदी में अधिकतम से अधिकतम नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देंगे और मॉडल पेपर किस प्रकार से आप लिखेंगे उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला आता है जो कि आप पेपर को पहले पूरा पढ़ लीजिए। आपको जिस तरफ से पेपर अच्छे तरीके से समझ में आए, प्रश्नोत्तर नंबर वही डालकर वही प्रश्न को पहले शुरू कीजिए। तो देखिए, पेपर जो होता है आपका वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है, लेकिन 15 मिनट कोई पेपर पढ़ता नहीं है। 5 मिनट लोग पेपर पढ़ के अपना पेपर जो है करना शुरू कर देते हैं। तो आप पेपर को अच्छे तरीके से पढ़कर उसके बाद पेपर को जो है आप शुरू कीजिए। अच्छे से लिखिए, राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। राइटिंग पर अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न जो दिए गए हैं। कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब देखिए, हम तो आपको चारों विकल्प बता देंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इस प्रश्न में आपको एक कौन सा कथन इसमें से सही है उसी को जो है छांट कर आपको लिखना है कि प्रश्नोत्तर नंबर का विकल्प नंबर ए आपका जो है सही है। तो देखिए, पहला जो है आपका वो है सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। ये देखिए है आपका कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी, या सही है या गलत। तो देखिए, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ना कि महादेवी वर्मा हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए ये कथन जो है गलत है। उसके बाद दूसरा है आपका कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अब देखिए, ये जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 खंडों में है। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपन तक, ये जो है 4 खंडों में इसको बांटा गया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये सही है। उसके बाद फिर है आपका कि राम विलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो राम विलास शर्मा जी जो हैं वो लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? लेखक के रूप में जो है, लेखक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और किस में? आलोचनात्मक और निबंधात्मक। किसमें? आलोचनात्मक और निबंधात्मक के रूप में। आलोचना और निबंधात्मक, किसमें? निबंध, इसमें जो है एक प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अगला है आपका चौथा विकल्प मैला आंचल। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। मैला आंचल बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है तो कौन सी विधा है या जो है इसके लेखक कौन है, तो जो मैला आंचल है आपका, उसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये कहानी विधा नहीं है बल्कि एक उपन्यास है। तो इससे देखिए 2 प्रश्न आपको समझ में आते हैं कि मैला आंचल एक जो है उपन्यास विधा है, दूसरा जो है वो जो है इसके लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उसके बाद फिर ये आपका का वाला प्रश्न हो गया। खा वाले प्रश्न पर चलते हैं। खा वाला है आपका कि रसमीमांस किसकी आलोचना कृति है। रसमीमांस, तो रसमीमांस जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना कृति है। उसके बाद फिर इसमें देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, अग्गा वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें जो 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से एक लेखक, मतलब 4 रचना है, चारों में से किसी एक रचना का आप लेखक लीजिए। तो आपको बता दें अथाह सागर के हैं आपके जयप्रकाश भारती। कौन हैं? हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि अथाह सागर के कौन है, तो जयप्रकाश भारती, नोट कर लीजिए। उसके बाद अर्धनारीश्वर के कौन है, तो अर्धनारीश्वर के विष्णु प्रभाकर। मेरी असफलताएं के कौन है, तो मेरी असफलताएं के बाबू गुलाब राय हैं। उसके बाद लहरू के राजहंस, तो लहरू के राजहंस के जो हैं मोहन राकेश हैं। उसके बाद फिर अगला है आपका कि गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। गेहूँ और गुलाब जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। उसके बाद फिर आपका आता है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो त्यागपत्र जो है
ओ जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। क्या है? जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका आता है कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम। तो इसमें देखेंगे आपकी रीति मुक्त धारा के दो कवि जो हैं आपके, वो हैं घनानंद। यहाँ पर आपको लिख देते हैं घनानंद, उसके बाद बोधा, घनानंद और बोधा। उसके बाद फिर यहाँ पर छायावाद की दो प्रवृत्तियाँ। छायावाद की दो प्रवृत्तियाँ आप जानते ही हैं कि छायावाद की दो प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। काव्य में सौंदर्य, वेदना और करुणा, कलावाद, राष्ट्र प्रेम, ये सब आप छायावाद की दो प्रवृत्तियों को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है आपका उत्तरायण कृति के रचनाकार के नाम। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार के नाम हैं आपके जो, वो है राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि गद्यांशों में से किसी नीचे दिए गए एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए गद्यांश, यहाँ पर गद्यांश को आप अच्छे तरीके से पहले इसको पूरा पढ़ लेंगे। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें गद्यांश का संदर्भ पूछा गया है कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, इसको नोट करेंगे। उसके बाद अंशों की व्याख्या, मतलब इसकी जो आपको क्लास में व्याख्या पढ़ाई गई उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर है आपका उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियां और सांप्रदायिक संबंधों में लेखक क्या बताना चाह रहा है। तो इसको जिस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। उसके बाद अथवा किया गया है कि आप इसको करना चाहते हैं या इसको, तो आप जिसको अच्छे तरीके से, जो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आप उसको कीजिए। उसके बाद है आपका कि इसमें अब व्याख्या वाला पोर्शन आ गया कि व्याख्या करना है। तो संदर्भ, मतलब देखिए आपको पहले यहाँ से जितना आपका है उसको संकेत डालिएगा, उसके बाद संदर्भ डालिएगा। संदर्भ में आप अच्छे तरीके से संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है, अपने पुस्तक का नाम, फिर लेखक का नाम या कवि का नाम जो है लिखने के बाद फिर आप प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कवि जो है कहना क्या चाहता है। प्रसंग लिखने के बाद आप पूरी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण। इस पर अच्छा नंबर मिलता है, 1 नंबर इस पर पूरा आपका होता है। कि अलंकार आप लिखिए, रस कौन सा है, रस लिखिए, भाषा कौन सी है, आप इसको अच्छे तरीके से लिख देंगे, 1 नंबर आपका। उसके बाद आपको संदर्भ और प्रसंग पर 1 नंबर और 4 नंबर आपकी व्याख्या पर मिलता है। उसके बाद फिर अगला है आपका कि आपको इसमें लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय देखिए लिखना है। तो लेखक के जीवन परिचय में आप इस प्रकार से लिखिए कि आप कुछ ही, मतलब 2 ही 3 लाइन पढ़ने से उसके मतलब पूरी जानकारी उसके बारे में निखर कर सामने आ जाती है, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। जैसे हम आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में बता देते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं, हमने आपको वीडियो भी बनाया इस पर कि काशीवासी दानशील शिव रत्नपुत्र देवी प्रसाद जात के सुत हिंदी गौरव के उच्च कोटि के नाटककार। तो इस प्रकार से लिख देने से आप जो है सब पूरी बातों को 2 ही लाइन में, 3 ही लाइन में आप समझाने का प्रयास कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। उसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अब कवि का जीव पर लिखना है। तो कवि में भी आप कि जो है किसी एक कवि का अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, 2-3 कवियों का जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, जिससे आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकें। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद देखिए 1 नंबर यहाँ पर जो है पूछा गया है आपकी रचना पर। रचना मतलब उनकी जो है, आप जब जीवन परिचय लिखेंगे तो उस पर आपको कितना नंबर, 2 नंबर मिलेगा और 1 नंबर आपको रचना उनकी लिखने पर 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। उसके बाद फिर अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, संस्कृत का पोर्शन यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे 1 नंबर आपको संदर्भ लिखने पर मिलता है और 3 नंबर अनुवाद करने पर मिलता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, आगे आप यहाँ पर लिखेंगे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न पत्र में ना आया हो का मतलब यहाँ पर देखिए, जो श्लोक पूछा गया है, इस श्लोक को आपको दोबारा कॉपी में नहीं लिखना है। जो श्लोक आपका ना पूछा गया हो, ना पेपर में आया हो, जो आपकी किताब में है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस पर आपको 2 नंबर प्लस 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर अगला है आपका कि संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आप पढ़े होंगे, तो इसके आपको जो है उत्तर देना है। तो इस पर 1 प्रश्न पर 1 नंबर, 2 प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेगा यदि आप सही करते हैं तो।
उसके बाद फिर करुड़ रस हमने आपको पढ़ाया ये अच्छे तरीके से। करुड़ रस, हास्य रस का जो है स्थायी भाव और परिभाषा लिखना है, तो इसको आप लिखेंगे तो 2 नंबर। उसके बाद फिर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आता है, इसकी परिभाषा आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये जो है 3 याद कर लीजिए, इसमें से आ जाता है आपका अच्छा नंबर भी इस पर मिल जाता है, नंबर नहीं कटता है। उसके बाद सोठा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका आता है कि उपसर्गों से 3 मेल से शब्द बनाइए, मतलब इसमें बहुत सरल है देखिए। सुप्रभात, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रत्युपकार, प्रतिदिन, मतलब निरपराध, अभिभावना। आप मतलब शब्द बना सकते हैं कि जिसका कुछ इसको बनाने पर मतलब क्या होता है, उपसर्ग मतलब क्या होता है कि इसको लगाने से जो अर्थ दूसरा शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा ही शब्द बनाइएगा जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। इसमें बड़प्पन हो गया, छोटापन हो गया, ई से आपको बना दीजिएगा तो अच्छा नंबर इस पर भी मिल जाता है आपको। उसके बाद फिर अगला है आपका कि समास विग्रह। देखिए समास विग्रह राधा कृष्ण जैसे हो तो राधा और कृष्ण द्वंद्व समास है इसमें। उसके बाद सप्तधान्य, सप्तधान्य क्या होता है, सप्त मतलब 7, धान्य मतलब अनाज, तो 7 अनाज मतलब 7 अनाजों का संग्रह, तो सप्त। संख्यावाचक द्विगु, मतलब इसमें द्विगु आपका समास है। उसके बाद चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास है, इसमें भी आपका। उसके बाद उत्थान पतन, उत्थान और पतन द्वंद्व समास, बहुत सरल समास पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम, इसमें से आपको 2 शब्दों के तत्सम आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2 शब्दों के पर्यायवाची आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो हिंदी में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर आता है आपका यहाँ पर संधि। संधि में देखिए 2 ही संधि लिखनी पड़ती है, संधि और संधि विच्छेद और संधि का नाम। तो स्वागतम, सुधनागतम इत्यादि, इति धन आदि। उसके बाद प्रत्युधन उत्तरम, तो यहाँ पर प्रत्युत्तरम का भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है कि चतुर्थी विभक्ति, इसमें विभक्ति आपको करना होगा, विभक्ति। उसके बाद यहाँ पर रूप आपको देखना होगा। आगे है आपका कि किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद, इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है 2 वाक्यों का, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद आता है आपका निबंध। निबंध में देखिए आप इसमें निबंध हेडिंग डालकर जब भी लिखते हैं आप इसमें, तो हेडिंग डालकर यदि आप निबंध लिखेंगे मतलब इसके हानिकारक वो क्या प्रभाव हैं, हानि और किस प्रकार से लाभदायक है, स्वास्थ्य और शिक्षा, कभी कभी आ जाता है मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न पर, तो उसके हानिकारक प्रभाव और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उपयोग है, किस चीज़ से नुकसान होता है, सब यदि आप हेडिंग बनाकर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर इस पर मिलता है, 4+ नंबर मिल जाते हैं आपको। तो उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि अपने पठित जो है आपका जो अंतिम प्रश्न है वो कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें हर ज़िले का अलग अलग खंड काव्य होता है, तो अपने अपने खंड काव्य जो आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य आपके पढ़ने के लिए निश्चित किया जाता है, आप उस खंड काव्य का 2 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक देखिए सर्ग पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप नायक का चरित्र चित्रण, उसके बाद सर्ग जो है थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से इस पर भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से इसको पूरा लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।